तेरे दर पे ओ मेरी मैया तेरे दीवाने आए हैं, भर दे झोली मैया मोरी बिगड़ी बनाने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल अपू दीपो क्लास ऑफ लाइफ पर। आप सभी जानते हैं कि हम लोग चल रहे थे हिस्ट्री का VVI गेस क्वेश्चन सीरीज, जिसमें आपको 100 क्वेश्चन जो है कराने को कहा गया था। इसमें आपको 100 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आज उसका थर्ड पार्ट आ गया, तीसरा पार्ट। हम लोग इससे पहले जो है 10 प्रश्न को देख लिए हैं और प्रत्येक दिन जो है हम लोग 5-5 प्रश्न देखते हैं। तो जो आज हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर 11 नंबर प्रश्न पर। तो चलिए आगे देर नहीं करते आगे बढ़ते हैं। सवाल आपका है कि कैबिनेट मिशन क्या है? कैबिनेट मिशन भारत क्यों आया था? बड़ा अच्छा सवाल है कि कैबिनेट मिशन जो है भारत क्यों आया था। तो समझिए कैबिनेट मिशन है क्या। तो सबसे पहले कैबिनेट मिशन जो है वह क्या था, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अब कैसे साबित होगा कि हाँ देश हमारा आज़ाद है? कोई प्रमाण चाहिए कि नहीं। जैसे हम लोग मैट्रिक पास कर जाते हैं तो क्या होता है, वो सर्टिफिकेट मिलता है, मार्कशीट मिलता है कि वो तो मैट्रिक पास है। उसी प्रकार जो इसको प्रमाणित करने के लिए कैबिनेट मिशन जो है अंग्रेजों द्वारा भारत में आया 1946 में। कब आया था? 1946 में। और क्यों आया था? तब भारत को स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जा देने के लिए। क्या देने के लिए? स्वतंत्र राष्ट्र को दर्जा देने के लिए। और साथ ही साथ जो है राजनीतिक, यहाँ बता दिया गया है कि राजनीति सौंपने के लिए, उसको राजनीतिक सत्ता सौंपने के लिए कि आज से जो है आप अपना संविधान बना लिए हैं, अपने अनुसार देश को चलाइए, आज से मेरा कोई इस पर अधिकार नहीं रहेगा। क्लियर है? अब आएगा तो लिख दीजिएगा आराम से कि वह 1946 में आया था। क्यों आया था? क्योंकि जो है भारत जब आज़ाद हो गया तो भारत को आज़ादी के बाद स्वतंत्र राष्ट्र के दर्जा देने के लिए आया था। क्यों आया था? दर्जा देने के लिए। और साथ साथ जो है राजनीतिक सत्ता सौंपने के लिए आया था। क्लियर है? जैसे फिगर में देखिए यहाँ पर जो सामने दिखाई दे रहे हैं, ये हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और इन्होंने क्या किए, इन्हीं की अध्यक्षता में जो है ये कैबिनेट मिशन हुआ था। क्लियर है? अब आएगा तो लिखा जाएगा कि 1946 में आया है। कब आया है? 1946 में। यहाँ दिखा दिया कि 1946 में आया था कैबिनेट मिशन। और क्या है मिशन? 1946 में आया था तो क्या हो गया, जब भारत स्वतंत्र हो गया तो उसने क्या किया, स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करना था। तो पहले बता दिए हैं कि स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा प्रदान करना था और भारत के लोगों को सत्ता सौंपने, राजनीतिक सत्ता सौंपने के लिए आया था। क्लियर है? और जो सवाल आएगा तो आराम से लिख सकते हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है कि अशोक के अभिलेखों पर टिप्पणी लिखिए। वाह, क्या सवाल है कि अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखिए। अब अशोक है कौन पहले? तो अशोक एक महान सम्राट यानी कि राजा थे। अब कोई पूछेगा, सवाल आएगा कि अशोक कौन थे? तो महान सम्राट और राजा थे। कौन थे? राजा। जानते हैं कि राजा, एक राजा ऐसा राजा थे जब शुरू में जब गद्दी प्राप्त किए तो गद्दी जो बड़ा कठिनाई से प्राप्त किए थे। जो सामने फिगर दिखाई दे रहा है, ये फिगर जो दिखाई दे रहा है, ये जो है हमारे महान अशोक सम्राट है। पहले महान नहीं थे, महान अपने कर्मों से बने। क्यों, कैसे बने हैं? तो जब क्या देश, जब ये क्या हुए, गद्दी सत्ता प्राप्त करने के लिए अपने 99 भाइयों को, कितना भाइयों को? 99 भाइयों को। याद रखिएगा कि अशोक सम्राट ने अपने 99 भाइयों की हत्या किया। कितना भाइयों को? 99 भाइयों की हत्या करने के बाद गद्दी प्राप्त किए। और वह क्या किए, बहुत ही क्रूर प्रवृत्ति के थे। मतलब एकदम कहीं ना एकदम गुस्सा वाला, तुरंत बात तो गुस्सा आता था। देखते हैं जैसे कोई ऐसा आदमी होता है कि कुछ होगा तुरंत गुस्सा आ जाएगा, तो वैसा ही ये थे। और तुरंत युद्ध छेड़ देते थे। लेकिन एक युद्ध लड़े थे, कलिंग का युद्ध। कौन सा युद्ध? कलिंग। याद रखिएगा, एक युद्ध लड़े जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। और युद्ध में उन्होंने न यार सैकड़ों हजारों जो निहत्थे, कहिए छोटे बच्चे, बूढ़े, उन्होंने प्रत्येक लोगों को हत्या कर दिया। मतलब एक तरफ से वह काटना शुरू कर दिया, मतलब उसको बर्बाद कर दिया एक तरफ से, समझिए। और जब यह क्या हुआ, उसी युद्ध के बाद जो है उनकी मनोदशा पर यह प्रभाव पड़ा कि चारों दिशा में क्या खून ही खून था, लहू से सना हुआ धरती था, पृथ्वी था वहाँ की धरती। और उनका मन परिवर्तित हो गया। उसने क्या किया, इससे त्रस्त होकर अपने हथियार को वहाँ पर त्याग दिए और बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिए। किसको स्वीकार कर लिए? बौद्ध धर्म को। और वहाँ से उन्होंने शांति का मार्ग अपना लिया। और शांति का मार्ग अपनाने के बाद जो है उन्होंने क्या किए, बौद्ध धर्म में गए और अपने धम्म को प्रचार किए। क्या किए? धम्म का प्रचार किए। लेकिन सवाल यहाँ पे था अशोक के बारे में, उनका परिचय हो गया, शॉर्ट में समझिए। लेकिन सवाल यहाँ पे है कि अभिलेख के क्या, अशोक के अभिलेखकार है। वाह, अभी अशोक के अभिलेख पर टिप्पणी लिखे के बाद
तो अभिलेख का होखेला तो समझिए। तो हम लोग देखते हैं कि जब कॉपी में कोई चीज़ लिखते हैं उसको लेख कहते हैं, निबंध। जब कॉपी के पेज पर लिखेंगे तो उसे कहेंगे लेख। लेकिन जब ओकरे हम लिख देंगे दीवार पर, पत्थर पर, कोई स्तंभ पर, तो उसको कहेंगे अभिलेख। क्लियर है? जब दीवार पर लिखम, पत्थर पर लिखम और अब क्या स्तंभ पर लिखम तो वही कहलाई अभिलेख। क्लियर है? जब उसको लिखना होगा तो लिखेंगे कि वैसे लेख जिसको पत्थरों पर, दीवारों पर और स्तंभों पर लिखा जाता है उसे अभिलेख कहते हैं। क्लियर? और क्यों? तो वही सवाल यहाँ पूछा गया, वो बात यहाँ पे है कि अशोक एक राजा थे। क्या थे? राजा। उनका मतलब होता है, राजा का मतलब होता है, लेख का मतलब होता है किताब, कॉपी किताब। पहले बता दिए जो कॉपी किताब पर लेख लिखेंगे वही लेख कहलाएगा, जो पत्थरों पर लिखेंगे वही होता है क्या चीज़? अशोक अभिलेख प्रचलित था। यहाँ बता दिया कि पहला राजा थे जनता प्रजा के भलाई की वो अपना चाहते थे, और पत्थरों पर, यहाँ बता दिए, देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है कि पत्थर पर लिखा गया जो लेख था वही अभिलेख है। क्लियर है? चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा आपको लिखना याद करने के लिए, सब अपनी आसान भाषा में है। चलिए गाना पर ध्यान नहीं देना है, यहाँ देखना है कि गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर प्रकाश डालिए। गुप्त काल के प्रकाश क्या है? गुप्त काल के विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और गुप्त काल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या था समझिए। तो गुप्त काल के समय में जो है विज्ञान का बहुत विकास हुआ, विज्ञान बहुत प्रगति चरम सीमा पर था। जैसे उसी समय जो है शून्य का आविष्कार हुआ, जीरो के, शून्य के कहा जाला जीरो, इंग्लिश में जीरो है, हिंदी में शून्य। तो किसी को कह दीजिए कि हाँ कि शून्य, तो क्या ज़्यादा पढ़ के आ गया था। शून्य का आविष्कार किए थे आर्यभट्ट। कौन किए थे? और प्रश्न आ जाएगा कि शून्य का आविष्कार कौन किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे। कौन किए थे? उन्होंने जीरो का आविष्कार किए। और उस समय क्या यहाँ बता दें, गुप्त काल में विज्ञान काफ़ी जो है विकास किया था, और गुप्त काल के समय आर्यभट्ट ने जीरो का आविष्कार किया, जो सबसे यहाँ बता भी दिया गया है। और इसी समय पता लगाया गया कि पृथ्वी गोल है। देखिए इसी समय पता लगा, उसी समय गुप्त काल में पता लगा कि पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है अपने धुरी पर घूम रहा है। क्या कर रहा है? घूम रहा है। लेकिन पहले हम लोग कहानी सुनते थे कि पृथ्वी कहाँ है? अजगर पर एगो है, अजगर हिलता है तो क्या आता है? भूकंप आता है। दादी नानी सब कहती थी पहले कि अजगर पर पृथ्वी अड़ल है, अजगर क्या उसका दियार खा गया है, और वो जब हिलता है ना तो क्या है? कंपन आता है, भूकंप आ जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं था, क्योंकि जो है पृथ्वी गोल है, सर्कल में गेंद की तरह, और वह क्या है? ऐसे राउंड राउंड में घूमता है, अपनी धुरी पर, अपने अक्ष पर ऐसे घूमता रहता है। और वही क्या, जब प्लेट टकराती तो भूकंप आ जाता है। वो चीज़ यहाँ बता दिया गया है। और यहाँ बता दिया गया है इसी समय जो रसायन शास्त्र में रंग का खोज हुआ था। जानते कि जो रंग होता है हरा, काला, नीला, पीला, उजला, जो पकिया रंग होते हैं, उस समय हमको ज्ञात हुआ कि रंग जो है किस रंग का किसका क्या नाम है। तो क्लियर है? आएगा तो सवाल, और ऐसा एग्जाम में आएगा ये, तो आराम से आप लिख सकते हैं कि गुप्त काल में क्या होल रहे। तो पहले शून्य यानी जीरो का आविष्कार भइल रहे। दूसरा में जीरो का आविष्कार कौन किए थे? तो आर्यभट्ट किए थे। कौन किए थे? आर्यभट्ट। उसके बाद जो है उसी समय पता लगल कि हाँ पृथ्वी गोल बा। ठीक है, पृथ्वी गोल है और पृथ्वी जो है अपने धुरी पैसे से क्या है? गोल गोल नचता है, अजगर पर खड़ा, अजगर पर अड़ा हुआ नहीं है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आएगा तो सब लिख सकते हैं जो सामने आपके लिखा भी हुआ है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका है, भाई कहाँ चला गया? नेक्स्ट सवाल कहाँ चला गया जी? चलिए नेक्स्ट यहाँ है कि त्रिपिटक, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? तो त्रिपिटक क्या है? सामने आपको फिगर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ये फिगर दिखाई दे रहा है, ये हमारे जो है महात्मा बुद्ध, भगवान बुद्ध की फिगर है। और यहाँ पर उन्हीं के धर्म से जुड़ा हुआ है त्रिपिटक। क्या चीज़ है? त्रिपिटक। तो जिसे यहाँ बता दिया गया है त्रिपिटक जो एक बौद्ध धर्म का क्या है? प्राचीनतम ग्रंथ है। जैसे हिंदू धर्म का ग्रंथ है भगवत गीता, क्रिश्चियन का देखिएगा यानी जो है ईसाई का हो गया गुरु ग्रंथ साहिब, क्रिश्चियन का हो गया बाइबल। इस तरह करके जो है जो बौद्ध धर्म का जो ग्रंथ था उसका नाम था त्रिपिटक। क्या नाम था? त्रिपिटक। क्लियर?
त्रिपिटक था और साथ ही साथ जो है उसमें क्या भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए थे, जो उपदेश दिए थे उसी को उसमें लिखा गया था। याद रखिएगा, जो सवाल आएगा त्रिपिटक क्या है, त्रिपिटक एक क्या है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और भगवान बुद्ध द्वारा उनमें दिया गया उपदेश को लिखा गया है, जिसको हम लोग पढ़ के क्या करते हैं, ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और अच्छे रास्ता पर चलते हैं, एक अच्छे सच्चे मानव बनते हैं। क्लियर? अब आएगा लिखा जाए कि नहीं। और इसके जो है त्रिपिटक, इसके 3 प्रकार था। क्या वो प्रकार? 3 प्रकार। जो सवाल आया कितने प्रकार के था, तो 3 प्रकार। याद रखिएगा, इसका प्रकार जो था 3 प्रकार के था। कितना प्रकार? 3 प्रकार। सूत पिटक, विनय पिटक, इस तरह के जो है 3 प्रकार था। और अभिधम पिटक लिखिए देते हैं। पहला था सूत पिटक। सूत पिटक हर्षि दीर्घ में गलती होता है, इसके लिए भाई क्यों लिखा रहा है ऐसे? हर्षि दीर्घ में गलती अगर हो जाएगा तो इसके लिए जो है क्षमा कीजिएगा, क्योंकि सूत पिटक। नेक्स्ट है विनय पिटक। कलर क्यों चेंज हो गया आप जी? और नेक्स्ट है उसके बाद अभिधम पिटक। क्या है? अभिधम। याद रहेगा कि जो है त्रिपिटक कितने प्रकार के हैं, तो 3 प्रकार के हैं। पहला सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। क्लियर? तो ऐसा अगर आराम से लिख सकते हैं कि जो है त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का ग्रंथ है और महात्मा बुद्ध द्वारा, जो भगवान बुद्ध द्वारा उसमें दिए गए उपदेश को लिखा गया है, जिसको पढ़ने से क्या आते हैं, एक सच्चे अच्छे मानव बनते हैं। क्लियर है? आ गए। चलिए, उत्खनन से आप क्या समझते हैं? तो यहाँ ध्यान देना है। ध्यान कहाँ देना है? सवाल पर। सवाल पर ध्यान दे। सवाल दिया गया है कि उत्खनन से आप क्या समझते हो। वाह, क्या प्यारा सवाल। उत्खनन, तो इसमें देखिए सुनने से लग रहा है खनन मतलब खनने की बात हो रहा है। जब को खनते हैं, जब मिट्टी को खोदते हैं, तो क्या जब मिट्टी को खोद के और जो प्राचीन काल के, जो पुराने समय के, यहाँ बता दिया गया, देखिए पुरातात्विक की हम जो पुरातात्विक क्या करते हैं, अवशेष को प्राप्त करते हैं मिट्टी को खुदाई करके, उसी को कहते हैं उत्खनन। क्या कहते हैं? उत्खनन। ताकि मिट्टी को खोद दिए और क्या किए, पुरानी अवशेष को प्राप्त किए। जैसे पुराने ज़माने में क्या क्या कैसा क्या चीज़ था, उसी के बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं उसके द्वारा, उसी को कहते हैं उत्खनन कहते हैं। क्लियर है? यहाँ लिखा भी हुआ है कि खनन का मतलब होता है खोदना। क्या होता है? खोदना। और पुरातात्विक स्थलों को जब ऊपर से खोदा जाता है तो पुरातात्विक वस्तुओं को निकाला जाता है। जब उसको क्या करते हैं, खोदते हैं और उसको निकालते हैं पुरातात्विक वस्तुओं को, और यह प्रक्रिया कहलाता है उत्खनन। और उत्खनन ऐसे जगह पर क्या आता है, इन्हें कहीं गए कहीं जाके खोदना शुरू कर दिए, अब कहीं जाके खोदिए तो क्या हो जाएगा, वो भूमि बर्बाद ना हो जाएगा, मिट्टी अब क्या खेती करने लायक हो जाएगा। और कहने का गहराई तक खोदा जाता है तो वहाँ की जो धरती खराब हो जाएगी। इसीलिए ऐसी जगह पर खुदाई किया जाता है जहाँ पे चांस होगा कि हाँ अनुमान लगाया कहीं यहाँ पर जो है क्या है पुरातात्विक वस्तु मिल सकता है, वहीं पर खुदाई किया जाता है। ना कि कहीं कहीं जाके खुदवा दिए। अब ऐसे कीजिएगा, बुलडोजर लेके जाइएगा कहीं के ले चल खुदना शुरू कर दे, तो ये चीज़ सही नहीं है। आएगा तो लिखा जाएगा आराम से। अब उत्खनन क्या है, तो भूमि की यानी मिट्टी की खुदाई करके गहराई तक और पुरातात्विक अवशेष वस्तुएं प्राप्त करना ही क्या कहलाए, उत्खनन। क्या कहलाए, उत्खनन। समझ में आया ना? हाँ, ऐसे ही आगे आगे देखते रहिए क्या क्या होने वाला है। समझ में आया राजा? चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार का वर्णन कीजिए। देखिए मोहनजोदड़ो, क्या बात है। और स्नानागार, स्नानागार का मतलब पहले क्या होता है वो समझ लीजिए। स्नानागार तो पहले के ज़माने में कहते थे स्नानागार, अभी हम लोग कहते हैं स्विमिंग पूल। क्या चीज़? स्विमिंग पूल। देखते हैं ना कि खड्डा खन दिए और तो क्या किए, उसी में जाके कपड़ा खोल के कूद गए, अब पानी भरल है, उसी को कहेंगे स्विमिंग पूल। जैसे हम अपने देखते हैं अपने गांव में, देखिए खास करके नादी देखते हुए, नादी जिसमें क्या है गाय भैंस खाता है, वैसा नादी। बच्चा से देखिएगा नादी में पानी भर लेगा और उसमें कूद जाएगा और उसके लिए वही स्विमिंग पूल होगा। तो पहले उसी ज़माने में क्या है स्विमिंग पूल बनाया गया था। देखिए यहाँ सामने फिगर में दिखाई भी दिया रहा होगा कि स्विमिंग पूल है। पहले इसको कहा था स्नानागार। यहाँ पानी भरा हुआ है और यहाँ से क्या है, यहाँ से सीढ़ी लगा हुआ है चढ़ के आने के लिए, उतरने के लिए, जाने के लिए सीढ़ी लगा हुआ है। जो
इस ज़माने में जो लोग होते थे क्या, इसमें स्नान करते थे। क्या करते थे? स्नान करते थे। और स्नान करके इसी से जो है स्विमिंग पूल इसको कहा गया, स्नान करते। जैसे अभी के दौर में भी होता है, हम लोग स्विमिंग पूल कहते, पहले स्नान घर कहा जाता था। क्लियर है? कुछ चीज़ हम बता दिया कि यह क्या था। तो जो ये बना हुआ था, इसकी जो है लंबाई थी 40 फीट। याद रखिएगा, नहीं दिखाई दे रहा है, चलिए यहाँ लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं इस पर। जो लंबाई था 40 फीट। लंबाई कितना था? लंबाई 40 फीट। चौड़ाई था, चौड़ाई 23 फीट चौड़ा था और 8 फीट गहरा था। गहरा था कितना फीट? 8 फीट। याद रखिएगा। इसने बता भी दिया होगा कि मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार जो था वह एक हौज की तरह था। हौज देखते हैं, अब हौज क्या होता है? हौज देखते हैं ना, वही चीज़ बता दिए हैं कि बोरी उनी जहाँ पर पानी पड़ता है, खड्डा खन के हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप आम भाषा में समझिए, छठ घाट देखते होइएगा। छठ, जब छठ होते हैं तो छठ में क्या होता है, खड्डा खन देते बड़ा सा और उसमें पानी भर देते हैं, जिससे महिलाएं खड़ा होकर क्या करती है, सूर्य भगवान को अर्घ देती है। और बिहार का जानते हैं कि सबसे बड़ा महापर्व होता है छठ पर्व। जो गाना भी एकदम, जब गाना बजता है कहीं पर छठ पर्व का, लगता है कि चलिए माहौल एकदम अच्छा सा माहौल बन जाता है। जब गाना भी सुने होइएगा कि जोरे जोरे फलवा सूरज देव घटवा पृथ्वी ई चढ़ावे ले हो। चले, तो यहाँ चीज़ यही है कि क्या है, 30 फीट चौड़ाई था, 40 फीट था, इसमें 30 फीट लिख दिया गया है। उसकी गहराई जो है 8 फीट थी। कितना था? गहरा जो है 8 फीट था। और विशाल स्नानागार के कुआं से पानी भरा जाता था। और यहाँ पर नहीं दिया गया है, यहाँ पर जो है पूछेगा कि आपकी चौड़ाई कितना था? चौड़ाई था आपको 23 फीट। ठीक है। और वहाँ पे क्या हो, पहले जो अभी होता है देखते हैं स्विमिंग पूल में क्या करते हैं, मोटर चालू करते हैं, पानी डायरेक्ट धड़ा से चल जाता है, आदमी छपाक से कूद जाता है, स्नान करके निकल जाता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा क्यों नहीं था राजा? क्योंकि उसमें पहले ये मोटर उधर सुविधा नहीं था। पहले कुआं से पानी भराता था बाल्टी से ले के, और बाल्टी से पानी भर के उसको क्या, उसको बाल्टी से पानी भरा जाता था कुआं से। बाद में उसको साफ़ करने का सुविधा बनाया गया। देखिए यहाँ पे, देखिए ये घर से महिलाएं पानी उसमें भरती थी, और पानी भरने के बाद जो है जब इसमें गंदा पानी हो जाता था, उसको निकालने का सुविधा था, उसी यही मटका से भर के निकाला जाता था। तो ये सुविधा थी। पहले जीवन बड़ा कठिनमय था। क्या कीजिएगा, समय समय की बात है, तो पहला मुलाकात है भाई। आगे अच्छा, आगे हड़प्पा लिपि। हड़प्पा लिपि के बारे में क्या जानते हैं? तो लिपि क्या होता है, तो पढ़े हैं, पहले लिपि क्या होता जान लेते हैं। तो भाषा को लिखने की विधि, जब भाषा को लिखेंगे वह विधि कहलाएगा हड़प्पा, लिपि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिपि। तो याद रहेगा कि लिपि किसे कहते हैं? तो भाषा को लिखने की विधि को लिपि कहते हैं। और लिपि विभिन्न प्रकार के होते हैं, जैसे अभी में देवनागरी लिपि, गुरुमुखी लिपि, उसके बाद क्या अरबी हो गया। तो इस तरह करके जो है विभिन्न तरह की लिपियाँ होती है। तो इस समय जो हड़प्पा लिपि क्या थी, तो यहाँ बता देगा, हम लोग लिखते हैं, जो हम लोग लिखते हैं उसे देवनागरी लिपि। जैसे हिंदी हम लिख रहे हैं, क्या करते हैं, इधर से लिख रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई चीज़ लिखना है, जैसे स्वागत है आपका, स्वागत है आपका, तो देखिए, तो हम इधर से लिख रहे हैं, किधर से, बाएं से दाहिने तरफ, बाएं से, बायां इधर है, इधर से देख रहा है तो ये हो गया दाहिना, दाहिना तरफ। लेकिन जो इस समय की लिपि थी, हड़प्पा सभ्यता के समय की जो लिपि थी, उस समय वह उल्टा था। उस समय क्या था? उल्टा था। और खास इसमें विशेषता, मुख्य रूप से ये विशेषता थी कि चित्रात्मक था। चित्रात्मक, चित्रात्मक यानी कि कोई चीज़ दर्शाना है, कुछ लिखना है, तो चित्र बना दिए, समझिए वो हो गया। जैसे हम लोग कमल लिखेंगे, अब कमल लिखना है तो कमल, कमल। लेकिन उस समय लिखा था, मान लीजिए कोई फिगर बना दिया, ऐसे करके फिगर बन गया तो हो गया कमल, जिसे यहाँ पे दिखा दिया गया। देखिए फिगरों के माध्यम से जो है, यहाँ पे फिगरों के माध्यम से दर्शाया गया है। क्या देखिए 333 लिखा हुआ है, उस ज़माने में 335 का ये है, 337 है। इस तरह विभिन्न तरह की जो चीज़ें लिखी गई थी फिगरों के माध्यम से। लेकिन अभी ऐसे लिख देंगे तो बच्चा के समझ नहीं। यहाँ पर देखिए एक मंदिर का फिगर बना हुआ, लेकिन क्या 395 लिखा हुआ है, और साथ में जो है एक प्लस का सिंबल दिया गया है। तो ये चीज़ है। तो जान गए कि वैसी लिपियाँ जो थी हड़प्पा सभ्यता में, जो मुख्य से चित्रात्मक थी और चित्रों के माध्यम से दर्शाया जाता था। क्लियर है? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल आपका है, यानी इतना ही रह गया, आज के लिए इतना ही है। चलिए
तो जाने से पहले क्या कीजिए, चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों को शेयर कर दीजिए और चैनल से बने रहिए। आपके लिए ऐसा सवाल एकदम VVI सवाल जो आपके एग्जाम के लिए मस्ट हो वो आने वाला। थैंक यू।